हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हितेश एंड वेलकम टू स्पेशल नोट्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में। विस्तार से पढ़ेंगे ये टॉपिक के बारे में, तो वीडियो के अंत तक दोस्तों ज़रूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपन पढ़ते हैं शिक्षण सहायक सामग्री होती क्या है। इसको पाठ्य सहायक सामग्री भी कहते हैं या उद्योतन सामग्री भी कहते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री, पाठ्य सहायक सामग्री, उद्योतन सामग्री, तीनों का एक ही मतलब है, एक ही होती हैं ये सारी। तो देखिए, वह शिक्षण सामग्री जो पाठ्यक्रम को साथ ही पाठ्य प्रक्रिया को जीवंत, रोचक व सरल बनाती है। क्या? वह शिक्षण सामग्री जो पाठ्यक्रम के साथ पाठ्य प्रक्रिया को जीवंत, रोचक व सरल बनाती है, क्या कहलाती है? शिक्षण सहायक सामग्री। उसे पाठ्य सहायक सामग्री के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य सहायक सामग्री का विचार सबसे पहले फ्रोबेल ने दिया था। ये बात याद रखने की है। सबसे पहले जो पाठ्य सहायक सामग्री है, इसका विचार है वो फ्रोबेल ने 1887 ईस्वी में अपने द्वारा स्थापित किंडरगार्टन विद्यालय में पहली बार शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया। यानी कि फ्रोबेल ने 1837 में अपने खुद के विद्यालय किंडरगार्टन विद्यालय में पहली बार शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया। फ्रोबेल ने ही सबसे पहले भाषा के रोचक रूप सिखाने के लिए एक भाषा शिक्षण यंत्र का आविष्कार किया। फ्रोबेल ने ही दोस्तों भाषा को और अधिक रोचक तरीके से सिखाने के लिए भाषा शिक्षण यंत्र का आविष्कार किया। इसके पश्चात भारत में कोठारी आयोग ने 1963-64 में प्राथमिक स्तर पर सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करने का निर्देश दिया। भारत की प्रथम नई शिक्षा नीति 1986 के माध्यम से उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षण सहायक सामग्री को अनिवार्य कर दिया तथा शिक्षण सहायक सामग्री में कंप्यूटर को भी अनिवार्य रूप से शामिल किया गया। यानी कि भारत की जो पहली शिक्षा नीति थी 1986 में, पहली नई शिक्षा नीति जो थी 1986 में आई थी, उसके माध्यम से उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण सहायक सामग्री को अनिवार्य कर दिया गया था तथा शिक्षण सहायक सामग्री में कंप्यूटर को भी अनिवार्य रूप से शामिल किया गया। आगे है दोस्तों, ज्ञानेंद्रियों के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ज्ञानेंद्रियों के आधार पर, ज्ञानेंद्रियां मतलब अपनी जो सेंसेज होती हैं, आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गई, जीभ हो गई, अपनी त्वचा हो गई, ये सब क्या है? अपनी ज्ञानेंद्रियां हैं। तो इनके आधार पर शिक्षण शिक्षण सहायक सामग्री हैं, उनको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है श्रव्य, दृश्य और तीसरा है दृश्य श्रव्य। देखिए, दृश्य सामग्री कौन कौन सी होती है? श्यामपट्ट, पाठ्य पुस्तक, चार्ट, मॉडल, चित्र, मानचित्र, ग्राफ, अबेकस, ग्लोब, समाचार पत्र, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैन बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड, फिल्म पट्टिका, मैग्नेटिक बोर्ड, ये सब क्या है? ये सब है दृश्य सामग्री। यानी सिर्फ इनको देखा जा सकता है। चार्ट बोलता थोड़ी है, चार्ट को हम सुन नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी सामग्री है सिर्फ दृश्य सामग्री हैं। उसके अलावा कुछ और हैं, जैसे ये हैं एपिडेस्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, जादू की लालटेन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, ये भी दृश्य सहायक सामग्री हैं। उसके बाद आता है दोस्तों श्रव्य सामग्री, यानी जिनको सुना जाता है, जैसे रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, ध्वनि विस्तारक यंत्र, तुरई, ये सारे क्या हैं? श्रव्य सामग्री हैं। इनको हम श्रव्य सहायक सामग्री भी कह सकते हैं।
आगे बात करें दृश्य श्रव्य यानी जिनको सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, ऐसे कौन से हैं? कंप्यूटर, टेलीविज़न, चलचित्र, मोबाइल फ़ोन, नाटक का मंचन, रंगमंच, वाइस्कोप, एड्यूसेट, एलसीडी, एलईडी, प्रोजेक्टर जो होता है, या फिर कोई वीडियो। तो ये होती हैं दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, जिनको देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। अब हम कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले दृश्य सहायक सामग्रियों को पढ़ते हैं। इनसे आपका 1 नंबर का प्रश्न आने की हमेशा उम्मीद रहती है। तो सबसे पहले देखते हैं श्यामपट्ट देखते हैं। देखिए दृश्य सामग्री है, दृश्य सहायक सामग्री है अपनी श्यामपट्ट। इसे अध्यापक का मित्र या बायां हाथ भी कहा जाता है। शिक्षण सहायक सामग्री में दृश्य सामग्री के अंतर्गत सबसे लोकप्रिय सामग्री है श्यामपट्ट। यानी श्यामपट्ट के बिना क्लासरूम अधूरा लगता है, और जो टीचिंग है वो बिना बोर्ड के श्यामपट्ट के अधूरी ही रहती है। इसको अध्यापक का मित्र या बायां हाथ भी कहा जाता है। श्यामपट्ट के प्रयोग में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, श्यामपट्ट का आकार 6 बाई 4 फीट दीवार पर श्यामपट्ट को कक्षा के बीचों बीच होनी चाहिए। यानी जो श्यामपट्ट है वो सामने की दीवार पर कक्षा कक्ष में बीचों बीच होना चाहिए, और उसकी जो साइज है वो क्या होनी चाहिए? 6 बाई 4 फीट होना चाहिए। श्यामपट्ट की दीवार पर ऊंचाई ऐसी होनी चाहिए कि अध्यापक का सिर उसके लगभग मध्य में हो। यानी जो श्यामपट्ट है वो दीवार पे इस प्रकार लगाना चाहिए कि अध्यापक का सिर है वो श्यामपट्ट के मध्य में आए, मतलब इतनी ऊंचाई पे लगाना चाहिए। फिर है श्यामपट्ट की दूरी विद्यार्थियों से न्यूनतम 5 फीट अधिकतम 5 फीट होनी चाहिए। मतलब अराउंड जो बच्चे बैठते हैं, पहली पंक्ति बैठती है बच्चों की, उससे 4-5 फीट दूरी पर होना चाहिए। आगे है अध्यापक को श्यामपट्ट के सामने 45 डिग्री का कोण बनाते हुए खड़ा होना चाहिए। यानी कि जब अध्यापक पढ़ाता है तब उसको श्यामपट्ट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाते हुए पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चों को आसानी से दिख सके। फिर है अध्यापक द्वारा दिनांक श्यामपट्ट पर ऊपर बाईं तरफ लिखी जानी चाहिए, तथा प्रकरण का नाम श्यामपट्ट पर ऊपर लगभग मध्य में लिखना चाहिए। यानी श्यामपट्ट पे टीचर को जो टॉपिक का नाम है वो लगभग ऊपर ऊपर मध्य में लिखना चाहिए, और दाईं तरफ लिखना चाहिए, बाईं तरफ लिखनी चाहिए दिनांक। क्या दिनांक है, उस दिनांक को बाईं तरफ लिखा जाता है। ये सारी चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं दोस्तों। ये पूछी जा सकती हैं परीक्षा में कि श्यामपट्ट पर अध्यापक को कितने डिग्री के कोण पे खड़ा होकर पढ़ाना चाहिए। तो क्या आता है? 45 डिग्री कोण पर खड़ा होकर पढ़ाना चाहिए। आगे है एक वाक्य में शब्दों के मध्य उचित अनुपात होना चाहिए तथा पंक्तियां बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। बोर्ड पर लिखते समय टीचर को ध्यान रखना चाहिए कि शब्दों के मध्य उचित अनुपात होना चाहिए, यानी गैप वगैरह जो है वो बराबर होना चाहिए, और जो पंक्तियां हैं, जो लाइन लिखी गई है वो बिल्कुल सीधी लिखी गई है। चौक का प्रयोग करते समय उसे तोड़ लेना चाहिए तथा टूटे हुए हिस्से की तरफ से लिखना चाहिए। लिखते टाइम चौक को थोड़ा सा तोड़ लेना चाहिए और टूटे हुए भाग की तरफ से लिखना चाहिए, ताकि जो लिखावट है वो बढ़िया आए। फिर है श्यामपट्ट पर शब्दों या पंक्तियों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। यानी कि कोई भी चीज़ हम लिख रहे हैं तो ये नहीं कि बार बार रिपीट कर रहे हैं हम उसको। श्यामपट्ट को हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ साफ करना चाहिए। श्यामपट्ट को, बोर्ड को ऊपर से नीचे की तरफ साफ करना चाहिए, ताकि जो गर्दा वो जो होता है, डस्ट होती है चौक की, वो नीचे की तरफ गिरे, कपड़ों को खराब ना करे, ना ही बच्चों के आँखों में जाए। कक्षा छोड़ने से पूर्णतया साफ करना चाहिए। जो बोर्ड होता है, अध्यापक का कर्तव्य है कि कक्षा छोड़ने से पहले अपने पढ़ाए हुए को वो साफ करके जाए। आगे है श्यामपट्ट के महत्व को रेखांकित करते हुए वर्दीमर ने कहा है कि श्यामपट्ट पुनर्बलन का सर्वोच्च व सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। एक अच्छे अध्यापक में
श्यामपट्ट के उचित प्रयोग का कौशल होना चाहिए। ये वर्दीमर ने श्यामपट्ट के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा है कि जो श्यामपट्ट है वो पुनर्बलन का सर्वोच्च व सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। एक अच्छे अध्यापक में श्यामपट्ट के उचित प्रयोग का कौशल होना चाहिए। अब पहला हमने बात किया जो दृश्य सहायक सामग्री थी उसमें श्यामपट्ट का। अब हम बात करेंगे दूसरा पाठ्य पुस्तक का। पाठ्य पुस्तक को जो है वो पाठ्यक्रम की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। पहला था जो अपना श्यामपट्ट यानी बोर्ड, उसको शिक्षक का बायां हाथ कहा जाता है, और जो पाठ्य पुस्तक है उसको पाठ्यक्रम की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। पाठ्य पुस्तक अनिवार्य शिक्षण सामग्री है। गणित, विज्ञान, व्याकरण व काव्य शास्त्र को छोड़कर शेष सभी विषयों के अध्यापन के लिए पाठ्य पुस्तक का प्रयोग अनिवार्य है। जबकि गणित, विज्ञान, व्याकरण व काव्य शास्त्र का अध्यापन बिना पाठ्य पुस्तक की सहायता से करवाना चाहिए, यानी कि प्रैक्टिकल बोर्ड इनके मतलब करके सिखाना चाहिए। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की निम्नलिखित विशेषताएं हैं कुछ, मतलब जैसे कि हमने श्यामपट्ट की विशेषताएं पढ़ी, इस प्रकार पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं हैं। पहली है पाठ्य पुस्तक का आकार 10 बाई 8 इंच से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी एक आदर्श जो पाठ्य पुस्तक है उसका आकार 10 बाई 8 इंच से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ये आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखने लायक है। ठीक है, फिर है पाठ्य पुस्तक के पृष्ठों की संख्या, ये जो है ये अधिकतम दी गई है। पूर्व प्राथमिक कक्षा की अगर पाठ्य पुस्तक है तो उसमें अधिकतम 50 पृष्ठ हो सकते हैं, प्राथमिक स्तर की में 100, उच्च प्राथमिक या ऊपर की कक्षाओं में अधिकतम 400 पेज पृष्ठ हो सकते हैं। तो ये अधिकतम है, इससे ज़्यादा मोटी बुक उनकी नहीं होनी चाहिए। फिर अगला है प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तक में फ़ॉन्ट की साइज 16 DPI होनी चाहिए, जबकि इससे ऊपर की कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक में फ़ॉन्ट की साइज 12 DPI होनी चाहिए। ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक का कवर पेज आकर्षक व विषय को स्पष्ट करने वाला होना चाहिए, अर्थात कवर पेज पर उस विषय का बोध कराने वाली कुछ आकृतियाँ होनी चाहिए। तो ये भी बात ध्यान रखने योग्य है। आगे है पाठ्य पुस्तक में कवर पेज के पश्चात भूमिका व अनुक्रम होनी चाहिए, यानी कि पाठ्य पुस्तक जब हम खोलते हैं पहले तो कवर होता है, उसके बाद में उसकी भूमिका और जो इंडेक्स होती है वो होनी चाहिए। भूमिका में पाठ्य वस्तु के संक्षिप्त उद्देश्य व पाठ्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी होनी चाहिए। आगे है पाठ्य पुस्तक के अंत में संदर्भ ग्रंथों की सूची अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। फिर है पाठ्य पुस्तक के अंदर किसी धर्म विशेष की प्रशंसा या निंदा नहीं होनी चाहिए, यानी ऐसा कोई भी और नई स्टेटमेंट या कुछ ऐसी बात नहीं लिखी होनी चाहिए जो किसी धर्म विशेष की प्रशंसा या निंदा करे। अगला है पाठ्य पुस्तक में अनिवार्य रूप से भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख होना चाहिए, यानी शुरू में भूमिका प्रस्तावना ये जो लिखी होती हैं ये अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। अगला है प्राथमिक स्तर तक की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों की प्रधानता होनी चाहिए, जबकि उच्च माध्यमिक स्तर के पश्चात की पाठ्य पुस्तक में जहां आवश्यक नहीं हो चित्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो छोटे बच्चों की बुक्स होती हैं उनमें चित्रों का अधिक प्रयोग होना चाहिए, और बाद की जो बड़े बच्चों की पुस्तक होती हैं उनमें आवश्यकता अनुसार चित्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु व पाठ्यक्रम को पूर्णतः स्पष्ट करने वाली होनी चाहिए तथा उसमें उचित दृष्टांतों व उदाहरणों का भी प्रयोग होना चाहिए, यानी जो पाठ्य पुस्तक है बुक होती है उसमें टॉपिक व जो पाठ्यक्रम है उसका पूर्ण रूप से उल्लेख होना चाहिए तथा उसमें उचित उदाहरण मतलब अच्छी तरह से समझाया गया होना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, जो तीसरा अपना दृश्य
सहायक सामग्री है। तीसरी जो अपनी दृश्य सहायक सामग्री है वो है फ्लैनल बोर्ड। इससे पहले हम श्यामपट्ट और पाठ्य पुस्तक को अच्छे से विस्तार में पढ़ चुके हैं। ये है फ्लैनल बोर्ड। इसका प्रयोग मुख्यतः सूचना संप्रेषण के लिए किया जाता है। फ्लैनल बोर्ड लकड़ी की फ्रेम में, ये लकड़ी है, लकड़ी की फ्रेम में खादी के मोटे कपड़े से बना होता है। इसे विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार के आसपास लगाया जाता है। इस पर समाचार पत्रों की मुख्य कटिंग, कार्टून, सामान्य ज्ञान से संबंधित जानकारी दी जाती है। कभी कभी इसका प्रयोग नोटिस बोर्ड की तरह भी कर लिया जाता है। इसका जो आकार है वो होता है 5 बाई 3 फीट का होता है। और जो श्यामपट्ट था उसका आकार क्या बताया था दोस्तों, 6 बाई 4 का होना चाहिए। और फ्लैनल बोर्ड का आकार 5 बाई 3 का होना चाहिए। इसी प्रकार पाठ्य पुस्तक का आकार भी बताया था अभी थोड़ी देर पहले, उसका इंच में है, 8 बाई कुछ इंच का है, अभी मैंने बताया था, तो आप ध्यान से उसको पढ़ सकते हैं। तो अब फ्लैनल बोर्ड हो गया, ये मुख्यतः मतलब समाचार पत्र हो गए, कोई नई जानकारी हो गई, सामान्य ज्ञान की जानकारी, इस प्रकार की चीज़ें फ्लैनल बोर्ड के ऊपर लगा दी जाती हैं। कभी कभी नोटिस भी चिपका दिए जाते हैं। फिर है बुलेटिन बोर्ड। ये भी फ्लैनल बोर्ड की तरह ही होता है, किंतु इसका आकार 15 बाई 18 फीट होता है। इसे प्रधानाचार्य कक्ष के आसपास लगाया जाता है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों से संबंधित शैक्षणिक सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। इस पर लिखी गई सूचना तभी मान्य होती है जब उस पर सूचना के नीचे प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर अंकित हो। यानी जो बुलेटिन बोर्ड होता है इसका साइज बड़ा होता है। ये प्रिंसिपल रूम के आसपास लगाया जाता है। इस पे जो भी विद्यार्थियों को संदेश देना होता है विद प्रिंसिपल की साइन वो वहाँ पे चिपकाया जाता है। फिर आता है दोस्तों फिल्म स्ट्रिप या फिल्म पट्टिका। यह एक प्रकार का प्रक्षेपी या प्रक्षेपण उपकरण है जिसमें स्लाइड के माध्यम से पाठ्य सामग्री को बड़े आकार में दिखाया जाता है। फिल्म पट्टिका का प्रयोग स्लाइड प्रोजेक्टर के साथ किया जाता है। ठीक है। शैक्षणिक कार्य में प्रयुक्त होने वाली फिल्म पट्टिका की लंबाई 1 से 1.5 मीटर तथा मोटाई 35 mm होती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बात है कि जो फिल्म पट्टिका की लंबाई है वो कितनी होती है, 1 से 1.5 मीटर, और चौड़ाई होती है वो लगभग 35 mm के आसपास होती है। अगला अपना दृश्य जो सहायक सामग्री है वो है एपिस्कोप या जलदर्शी यंत्र। इसका प्रयोग मुख्यतः गोताखोर करते हैं। जल में प्रकाश के अपवर्तन के कारण या परावर्तन के कारण वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती, अतः समुद्र या झीलों की जल राशि का अध्ययन करने के लिए शिक्षा जगत में भी इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो जलदर्शी यंत्र है उसका ज़्यादातर जो प्रयोग है वो गोताखोर ही करते हैं। आगे देखते हैं। आगे है समदर्शी या एपिडेस्कोप, जिसे प्रक्षेपी यंत्र भी कहते हैं। यह यंत्र एक प्रक्षेपी व विस्तारक यंत्र है। इसके माध्यम से दूर की वस्तुओं को भी स्पष्ट यह यंत्र प्रक्षेपी व विस्तारक यंत्र है। इसके माध्यम से अपारदर्शी वस्तुओं को बड़े आकार में करके देखा जा सकता है, यानी बड़ी चीज़ों को बड़ा करके देखा जा सकता है। फिर आता है टेलीस्कोप या दूरदर्शी। इसके प्रयोग से खगोलीय घटनाओं के अध्ययन के लिए किया जाता है। इसके माध्यम से दूर की वस्तुओं को भी हम स्पष्ट देख सकते हैं। जो दूरदर्शी है इसके माध्यम से हम बहुत ज़्यादा दूर की वस्तुओं को भी स्पष्ट देख सकते हैं। फिर आता है दोस्तों माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी। इसका प्रयोग बहुत ही सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए किया जाता है। सामान्यतः विज्ञान शिक्षण में इसका प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसका प्रयोग जो हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, मतलब नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, उन चीज़ों को देखने में किया जाता है। फिर आता है दोस्तों जादुई
लालटेन या मायादीप, यह भी एक दृश्य सहायक सामग्री है। यह प्राचीन काल का प्रक्षेपी उपकरण है। इसके माध्यम से भी पारदर्शी वस्तुओं को प्रक्षेपी कर पर्दे पर बड़े आकार में देखा जा सकता है। वर्तमान में इसका स्थान ओवरहेड प्रोजेक्टर ने ले लिया है। ये पुराने टाइम का, आजकल इसका इतना उपयोग नहीं होता। फिर आता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। यह विद्युत चलित यंत्र है। इसके माध्यम से भी पारदर्शी वस्तुओं को प्रक्षेपित कर बड़े आकार में देखा जा सकता है। तो ये कुछ हमने पढ़े दृश्य सहायक सामग्री के जो उदाहरण थे उनके बारे में डिटेल में पढ़ा हमने। अब पढ़ेंगे श्रव्य सामग्री के बारे में। तो देखिए, श्रव्य सामग्री में पहला है रेडियो, ठीक है, आकाशवाणी। इसका आविष्कार 1895 ईस्वी में मार्कोनी ने किया। ये इंपॉर्टेंट है, रेडियो का आविष्कार मार्कोनी किया था 1895 ईस्वी में। भारत में प्रथम आकाशवाणी की स्थापना 1927 ईस्वी में मुंबई में की गई थी। सबसे पहले जो रेडियो है, आकाशवाणी की स्थापना मुंबई में की गई थी 1927 में। और सबसे पहले जो रेडियो है उसका आविष्कार 1895 में मार्कोनी ने किया। 1974 ईस्वी में इसे शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में भी शामिल कर लिया गया। 1974 में इसे शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में शामिल किया गया रेडियो को। इसके माध्यम से शैक्षणिक सूचनाओं का एक तरफा प्रसारण किया जा सकता है, यानी रेडियो पे एक चैनल आता है। अब तो काफ़ी चैनल आते हैं जिन पे सिर्फ पढ़ाई ही होती है। तो ये भी एक श्रव्य सामग्री है, शिक्षण सहायक सामग्री है। अगला है टेप रिकॉर्डर। इसका आविष्कार फ्रोमिक ने किया। इसके माध्यम से इसके माध्यम से पाठ्यक्रम से संबंधित कार्यक्रम के रिकॉर्ड करके बार बार सुना जा सकता है, यानी कि एक प्रकार की रिकॉर्डिंग करके उसको, पर इसमें रिकॉर्डिंग सिर्फ आवाज़ की होती है टेप रिकॉर्डर में, और उसको बार बार सुना जा सकता है। भाषा प्रयोगशालाओं में उच्चारण संबंधी दोषों को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। टेप रिकॉर्डर का प्रयोग भाषा प्रयोगशालाओं में उच्चारण संबंधी दोष हैं उनका निवारण करने के लिए किया जाता है। फिर आता है लिंग्वाफोन या भाषा यंत्र। इसका आविष्कार ग्राहम बेल ने किया। इसका प्रयोग होता है टेप रिकॉर्डर के समान ही होता है, यानी कि जो आवाज़ है वो रिकॉर्ड करके रख ली जाती है और उसको बार बार सुन सकते हैं। फिर आते हैं दोस्तों दृश्य श्रव्य सामग्री, यानी जिनको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। पहला है कंप्यूटर। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया। यह वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ शिक्षण सहायक सामग्री है। भारत में कंप्यूटर का आगमन 1960 ईस्वी में कानपुर IIT में हुआ। सबसे पहले कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ हुआ था? 1960 ईस्वी में कानपुर IIT में हुआ था। भारत में नई शिक्षा नीति 1986 में कंप्यूटर को अनिवार्य शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में स्वीकार किया गया था, यानी 1986 में कंप्यूटर को मुख्य रूप से शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में जोड़ दिया गया था। फिर आता है दोस्तों टेलीविज़न, या जिसको दूरदर्शन भी कहा जाता है। इसका आविष्कार 1925 ईस्वी में J.L. बेयर्ड ने किया। टेलीविज़न का आविष्कार 1925 में J.L. बेयर्ड ने किया। भारत में दूरदर्शन के प्रथम केंद्र की स्थापना 1959 ईस्वी में पीतमपुरा दिल्ली में की गई। जो दिल्ली में पीतमपुरा है उसमें सबसे पहले प्रथम दूरदर्शन केंद्र की स्थापना 1959 में हुई थी। पहली शिक्षा नीति 1986 में इसे शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में स्वीकार कर लिया गया था, यानी कि टेलीविज़न को भी शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में 1986 में स्वीकारा गया था। दूरदर्शन पर शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण करने वाले भारत के 2 सर्वश्रेष्ठ चैनल हैं। पहला है ज्ञान दर्शन 1 और दूसरा है ज्ञान दर्शन 2, यानी एकलव्य। ये इस पहले की स्थापना जुलाई 2000 ईस्वी में की थी और दूसरे की 1 जुलाई 2003 को स्थापना की गई थी। अगला दृश्य श्रव्य जो अपना शिक्षण सहायक सामग्री है वो है सिनेमा। भारत में प्रथम चलचित्र स्टेशन की स्थापना 1913 ईस्वी में दादा साहब फाल्के द्वारा मुंबई में की गई।
पहली जो सिनेमा है वो की गई थी दादा साहब फाल्के द्वारा मुंबई में 1913 में। इस पर दिखाई गई पहली मूवी राजा हरिश्चंद्र थी। यह एक मूक फिल्म थी। भारत की पहली बोलती फिल्म का नाम आलम आरा 1931 में जो रिलीज हुई थी। यानी कि देखिए ये बात भी ध्यान रखने की, पहली जो फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र ये मूक फिल्म थी। उसके बाद में पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा जो 1931 में आई थी। उसके बाद है एड्यूसेट। एड्यूसेट क्या है? यह भारत का प्रथम व एकमात्र उपग्रह है जिसका प्रक्षेपण पूर्णतया शैक्षणिक कार्यों के लिए किया गया है। इसका प्रक्षेपण 20 सितंबर 2004 में सतीश धवन अनुसंधान केंद्र श्रीहरिकोटा से किया गया था। इसके द्वारा विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। यानी जो एड्यूसेट है ये जो उपग्रह है भारत का, ये सिर्फ शैक्षणिक कार्यों के लिए ही है। इसको लॉन्च किया गया था 20 सितंबर 2004 को। कहाँ से किया गया था? सतीश धवन अनुसंधान केंद्र श्रीहरिकोटा से इसका जो लॉन्च है वो किया गया था। इसका काम जो है वो सिर्फ ये जो शैक्षणिक कार्यक्रम के प्रसारण है उसके लिए ही किया जाता है। तो ये कुछ हमने दोस्तों दृश्य श्रव्य जो सहायक सामग्री हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ा। आज की इस पूरी वीडियो में हमने दोस्तों सभी शिक्षण सहायक सामग्रियों के बारे में डिटेल में चर्चा की है। उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है ये पसंद भी आई होगी और आप अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में इसको शेयर भी ज़रूर करेंगे। दोस्तों मिलेंगे इसी प्रकार की एक और वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।